हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में बेसिकली कर रहे होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम लोग मैक्रो करेंगे, ठीक है, और फिर जो होगा वो माइक्रो करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स। वो मतलब दो पार्ट में आएगा, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में करूँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, हमने कंप्लीट, जो मैंने बताया था कि हम लोग फैब तक सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट रहेगा। और फैब की जो फर्स्ट वीक होगा, मतलब जो फैब में फर्स्ट संडे पड़ेगा आपका, फर्स्ट संडे को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट रख लेंगे जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े। जैसे मैंने आज आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया, तो इकोनॉमिक्स के हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी महीने। प्रैक्टिस रहेगी, प्लस में आपकी जो जितनी भी अभी तक पीओक्यूज आए हैं वो भी हम लोग कवर आउट कर रहे होंगे। बट पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ ले, बेसिक्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे चल रहे होंगे। ठीक है, और अभी तक हमने मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया है। होपफुली इसके क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज इकोनॉमिक्स की बारी है, तो इकोनॉमिक्स करते हैं। फिर प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट जीएस का, खासकर जीएस का सेकेंड ऑफ फैब से। सेकेंड ऑफ फैब मतलब सेकेंड वीक ऑफ फैब से। जब भी सेकंड वीक स्टार्ट होगा उस वक्त से हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेंगे। और अपना टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट हमें ओवरऑल कंप्लीट करना है। कब? जब ये जैसे एक हफ्ते का टाइम पीरियड रहेगा 1 से 7 में, उसमें मतलब 2 प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो चलिए आइए फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है कि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, जब भी देखो माइक्रो मतलब होता है क्या, स्मॉल। ठीक है, जब भी मैं छोटे मतलब इंडिविजुअल की बात करूँ, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं कौन सी स्टडी कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की? मैक्रो की, माइक्रो की कर रहा हूँ। बट अगर मैक्रो की बात करूँ, मैक्रो मतलब MACRO, तो इसका मतलब होता है कि लार्ज स्केल। जब भी मैं कुछ स्टडीज़ करूँ लार्ज स्केल पे, तो उसको मैं क्या करूँगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलूँगा। ओके, इसको क्या बोलूँगा? मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलूँगा। देखो वही चीज़ें लिखी होगी यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल लेवल्स पे हम लोग स्टडीज़ करें उसको हम बोलते हैं माइक्रो, और जो हायर लेवल पे स्टडीज़ करें उसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करूँ, अगर मैं कोई इंडिविजुअल की बात करूँ, अगर वो इनकम टैक्स भर रहा है, क्या कर रहा है? वो इनकम टैक्स भर रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है? अगर वो इनकम टैक्स भर रहा है तो उस केस में वो कर रहा है अपना इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से काम, तो वो माइक्रो में काउंट होगा। बट एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ये होता क्या है। तो इसमें हम नेशन एज अ होल पढ़ते हैं, नेशन एज होल पढ़ते हैं। ठीक है, कि हम पूरे नेशन को एक साथ लेकर पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम पूरे नेशंस को एक साथ लेकर पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो। बट इन केस ऑफ दैट इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, देन वी से एट द माइक्रो। ओके, यहाँ पे दो टर्म आते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्या रहेगा कि पहले इसे देखो, अभी यहाँ तो सेक्टर्स की बात आ गई, पहले मैं बताता हूँ। वो तो लिखी हुई भाषा तो पढ़ लेंगे, बट मैं पहले बताता हूँ। देखो, अब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में हमें देखो 3 तरीके के बेसिकली सेक्टर आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा रहता है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, दूसरा आपका सेकेंडरी रहेगा, तीसरा आपका टर्सरी रहेगा। ठीक है, टर्सरी रहेगा। तो देखो, बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से देखें ना, अगर मैं सिंस इंडिपेंडेंस की बात करूँ थोड़ी सा, कि जैसे अगर मैं 1950 से लेकर 1960 तक की बात करूँ, तो अपनी ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन थी ना, वो 85% हम लोग डिपेंड थे किस पे? एग्रीकल्चर पे। और देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और कॉन्ड्री भी एक आएगी, देखना अभी ये देखो, कॉन्ड्री, ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। बट हमें बेसिकली पहले 3 करके चलना है। 3 में कौन सा है? पहला प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्सरी है। तो देखो, प्राइमरी वो तरीके के सेक्टर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल्स पे काम की जाए, तो खेती बाड़ी हो गया जैसे आप मान के चलो। ठीक है, प्राइमरी सी सामान भर के सेकेंडरी में आ जाएगा, सेकेंडरी सी बन के सामान जाएगा टर्सरी में, और टर्सरी को हम बोलते हैं, टी से याद रखो, टर्सरी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। और जो सेकेंडरी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम होता है। किसके लिए होगा? मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा। तो प्राइमरी में देखो, हम स्टार्टिंग, क्योंकि देखो अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अपने पास इतनी बेसिकली स्टार्टिंग से इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हमारे ज़्यादातर लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर भी शिफ्ट हो जाए स्टार्टिंग से। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गए, हम लोग एग्रीकल्चर पे पहले सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, वो आज भी हैं, और वो होना भी चाहिए। बिकॉज देखो, एग्रीकल्चर ही एक मेन सोर्स है। जब आपकी बेस ही नहीं बनेगी तो हाइट कहाँ से बनाओगे आप? है ना? तो उसी तरीके जो आपका ये प्राइमरी सेक्टर्स है, एक मेन काम करता है। मेन काम कैसे करता है? जो प्राइमरी सेक्टर्स है, देखिए जैसे मैंने इसकी बात की, प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स मतलब क्या होगा? जो एग्रीकल्चर लेवल पे होगी, जो एकदम स्मॉल। जैसे अगर मैं
राइस का अगर प्रोडक्शन अगर मेरे को करना है, ठीक है, अभी आपने देखा होगा राइस में इंडिया नंबर 1 पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ राइस हुआ वो हाई लेवल पे हुआ, ठीक है। तो जो अगर राइस का प्रोडक्शन हो रहा है तो कहाँ से पहले स्टार्ट हो रहा है? प्राइमरी से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो जा रहा है सेकेंडरी पे, फिर टर्सरी पे, और फिर कॉर्नरी में। देखो, प्राइमरी मतलब समझ जाओ कि वो सब चीज़ें जो कि आपकी एकदम बेसिक नीड से आती है, जैसे जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से बस याद कर लो, ठीक है। टर्सरी में याद करो, देखो टी से, और टी से ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा वो टर्सरी में आएगा। सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चर होगा, जैसे मान लो कि चलो कि ऐसे बताता हूँ, एग्जांपल ले लो, जैसे मोबाइल का बैटरी आ गई, ठीक है, उसका कवर आ गया, उसका कार्ड आ गया, ठीक है, उसका स्क्रीन टेम्पलेट आ गया। तो इन सबको ये बोला जाएगा आपका प्राइमरी सामान। प्राइमरी सामान को अगर मैं भेजूंगा यहाँ पे, जहाँ पे ये चीज़ें होंगी मैन्युफैक्चर, जब ये मैन्युफैक्चर हो रही तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। ओके। और जब ये पूरा कंप्लीट होगी मैन्युफैक्चरिंग होकर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी बोलेंगे। और ये टर्सरी में क्या होगा? अब मैं बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, बस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो देखो अपनी डिपेंडेंस देख लो, जैसे आज के टाइम पे हम देखें, प्राइमरी सेक्टर को बोला जाता है रेड कॉलर जॉब। ये भी टर्म याद रखना, रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब मतलब अच्छी जॉब नहीं मानी जाती उस हिसाब से, अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा है रेड कॉलर। प्राइमरी में कौन सा है कि रेड कॉलर जॉब, तो अपनी 50% पॉपुलेशन रेड कॉलर जॉब पे डिपेंडेड है, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेड है। 24 सेकेंडरी पे, और 26 टर्सरी पे, और कॉनरी मतलब ये मतलब कौन होते हैं? जो एकदम रिच क्लास के पीपल नहीं होते, रिचेस, एकदम रिच, जैसे जिनके पास मतलब मान के चलो 2 करोड़ 3 करोड़ पर मंथ ऐसे हो। ऐसे मान लो ना, साइंटिस्ट हो गए अपने, ठीक है, रिसर्चर्स हो गए, तो इन ये होता है कॉनरी सेक्टर में, और ये बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब मान के चलो 2-3 मुश्किल से परसेंट होगा। अगर मैं इसी को देखूँ तो ये 26 हो गया, 26 और 24 ऑलमोस्ट निगलेजिबल होते हैं, मतलब 0.04% ऐसे कुछ करके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो मैंने आपको वहाँ पे बात बताई, देखो ये इसमें कौन से चीज़ें आती हैं प्राइमरी में? प्राइमरी में आपकी आएंगी फार्मिंग, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, तो ये आपकी सब किस में आएंगी? प्राइमरी सेक्टर्स में आएंगी। ओके। सेकेंडरी सेक्टर्स में आपकी कौन सी चीज़ें आती हैं? सेकेंडरी में आपकी वो सब चीज़ें आएंगी जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शंस हो गई, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हो गए, जो कि स्टार्टिंग से यहाँ पे मैन्युफैक्चर होकर कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसी को हम देखो, अब ये याद रखना कि प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग हुई, रेड कपड़े हो गए ये। ओके। फिर देखो, अब आएगा टाइप ऑफ, और टर्सरी की बात तो मैंने आपको बता दी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से होते हैं। देखो टाइप ऑफ, बेसिकली यहाँ पे तो दो लिखे हैं, बट एक और यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, वो होते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो तरीके की इकोनॉमी होती है जहाँ पे जनरली किसका बोलबाला रहता है? जनरली वहाँ पे बोलबाला रहेगा रिचर लोगों का। मतलब जो चाहेंगे, जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे कंट्री में, और उसी हिसाब से उनका क्या होगा? प्रोडक्शन लेवल हाई होगा, और उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होगा। जैसे बताओ एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी तरह की इकोनॉमी होती है। मान के चलो कि ये कंट्री है, ओके, यहाँ पे जैसे रिच मत मान लो कि 70% रिच है, ठीक है, और 30% मिडल है, और पुअर पीपल है, ऐसे मान के चलो ये रिच है, ठीक है। तो जो कंट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होंगे ना, वो किसके हिसाब से होंगे? खुद सोच के बताओ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी गुड्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे इनके हिसाब से। तभी देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इसलिए बोला जाता है परचेसिंग पावर इकोनॉमी। क्या? परचेसिंग पावर इकोनॉमी। ये क्यों बोला जाता है? ये बोला जाता है जितनी आपकी कैपेसिटी है खरीदने की, उतना ही आप वहाँ पे आपका बोलबाला होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तब तो ठीक है, बट अगर पैसे नहीं है तो आपके हिसाब से गुड नहीं प्रोड्यूस होंगे। मतलब मान के चलो, देखो आप कैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर इस रिच ने बोला ये रिच है और ये पुअर है, मिडिल क्लास और पुअर वाले हैं यहाँ पे, तो अगर इसने बोला कि मुझे वो, मान लो कि किसी के भी वो चाहिए अभी, मान लो शर्ट चाहिए, ठीक है, शर्ट चाहिए, और शर्ट की क्वालिटी एकदम हाई होनी चाहिए और उसका प्राइस हाई होना चाहिए। 700 रुपये है तो वो 700 रुपये के हिसाब से बेचेगा। और यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि मुझे ये पुअर का भी देखना है, ये सिर्फ वहाँ पे नहीं सोची जाएंगी, बट हमें किसका देखना है? रिचर का देखना है, तो वो रिचर का देख के 700 के हिसाब से बेचेगा। सिमिलरली और कौन से केस आएगा? फिर सेकंड आता है अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो सोशलिस्ट में कौन सी आती है? इसमें पता है आपकी कैसे होगी? इसमें आपकी वो वाली होगी, ये यूके हो गई, फ्रांस हो गई, ठीक है, ये आपकी ये होगी यूएसए हो गई। बट सोशलिस्ट में ये आता है कि यहाँ पे टोटली आपको बोलबाला रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। किसका? गवर्नमेंट का रहता है। किसमें? सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट में कैसे गवर्नमेंट का होगा, ये देखो, सोशलिस्ट में ऐसे गवर्नमेंट का होगा कि
मान लो कि ये कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, तो इसमें सरकार दोनों का देख के चलेगी। ये सब्सिडीज भी इसमें प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, सब्सिडीज हो गई, तो इसमें गवर्नमेंट दोनों को लेकर चलेगी, पुअर प्लस रिच प्लस मिडिल क्लास, ठीक है, इन तीनों को लेकर चलेगी, कौन, गवर्नमेंट लेकर चलेगी, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं कि इसमें गवर्नमेंट का ही, इसमें गवर्नमेंट ये नहीं कि बस पुअर कोई देख रही है तो उस हिसाब से सामान सस्ते हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें बस गवर्नमेंट के हिसाब से सारे डिसीजंस होंगे। जैसे मान लो कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चीनी का प्राइस है जो, ठीक है, वो 45 रुपीज़ किलो कर दो, तो इसमें जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास चॉइस नहीं है कि वो उसके हिसाब से प्राइस कम या ज़्यादा कर ले। उनके पास बस ये है कि अगर उस गवर्नमेंट ने 45 केजीज़ बोल दिया करने को, तब मैं क्या करूँगा, 45 केजीज़ पे लेकर चलूँगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और मैं बात किसकी कर रहा था, इसमें पता है कौन सा आएगा, इसमें आएगा ये चाइना आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया, जैसे आपने देखा किंग जोंग वाला, ठीक है, ये सब आ गए, ये सब मतलब डिक्टेटर ही आप बोल दो, बट दे थिंक अबाउट देयर पीपल्स ऑल्सो, ओके। फिर आता है अपना तीसरा इकोनॉमी, होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मिक्स इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें आएंगी, मिक्स में आती हैं आपकी, मान ले वो कि इसमें गवर्नमेंट का भी, और मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर्स। देखो जो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा रोल रहेगा, ठीक है, किसका ज़्यादा रोल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा रोल रहेगा। बट इन केस ऑफ सोशलिस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहेगा। बट जो मिक्स है, जो बेसिकली इंडिया हम लोग यही फॉलो करते हैं, हमारे में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों का रोल रहता है। मतलब मान लो कि कैसे, जैसे अभी गवर्नमेंट का वहाँ पे 51% हिस्सा गवर्नमेंट का होगा, प्लस 49 किसका परसेंट हिस्सा होगा, प्राइवेट का हिस्सा होगा। सिमिलरली जैसे अभी हमने किसका एग्जांपल देखा था, अभी हमने रेलवे का एग्जांपल देखा था। तो रेलवे के एग्जांपल में दो चीज़ें थी, एक तो या तो आप एकदम वो ले लो हाई, 51% गवर्नमेंट को आपने हिस्सा दे रखा है, और जो प्राइवेट में 49% है वो कौन लेकर, प्राइवेट सेक्टर से ले रखे। तो मिक्स में क्या रहता है, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। जो इसमें इंडिया आ जाएगी, देखो इसमें जैसे मैंने अभी देखो यूएसए यूके जो मैंने अभी एग्जांपल दिए थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो तरह की इकोनॉमी होती है, लैंड लेबर जो प्राइवेट ओन करते हैं, देख प्राइवेटली ओन, जो मैंने यहाँ पे ये बात लिखी, ठीक है। तो लिख के पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा समझ भी आता है। सोशलिस्ट में कौन सी आती है, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जो एग्जांपल्स दिए वही आए इधर, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा वो कितना प्रोड्यूस करना है। देखो कभी भी इकोनॉमी में तीन चीज़ हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा क्या रहता है, whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और हाउ मच, और फॉर whom, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, कि ये अगर कोई भी आप इकोनॉमी में हो तो ये तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर ये तीन क्वेश्चन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बताए जा रहे हैं तो किस में आएगा, प्राइवेट को कौन ओन करता है, कैपिटलिस्ट ओन करती है। और सिमिलरली जो अगर ये हु, व्हाट, हाउ, हुम, अगर इसका जवाब, अगर आपको इसका आंसर अगर गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट जब इसका आंसर दे रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और दोनों अगर मिल बांट के दे रहे हैं तो वो क्या हुआ, मिक्स इकोनॉमी हुआ। तो होपफुली ये हाल आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं बात कर्व से, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व से, इसे अब बताऊंगा आपके। देखो पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, इसको बोला था पीपीसी। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखो यहीं से आपको बताता हूँ पहले क्या होगा। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, कि अनुमान लगाना, पॉसिबिलिटी है कितना मैं ये रखूंगा। अब मान लो कि कैसे, अब एग्जांपल देख लो, जैसे अब मैंने ये लिया कि शुगर है, चलो शुगर नहीं, ऐसे ले लेते हैं, कोई भी 100% की एक वैल्यू है। पहले वो यहाँ समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, पीपीसी का, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, याद रखना। मान लो कि अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास है कितने की वैल्यू, टोटल 100 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो काम कर सकता हूँ, और मेरे पास दो चीज़ का ऑप्शन है, टी का है और कॉफ़ी का है। किसका है, टी और कॉफ़ी का है। तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो मैं 70% मान लो ऐसे ले रहा हूँ, अगर मैं 70% कॉफ़ी पी रहा हूँ तो मुझे इन केस 30% क्या पीना पड़ेगा, टी पीना पड़ेगा। सिमिलरली कोई और बंदा है, ठीक है, वो 40% कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है, तो उसके पास कितना चांस होगा कि 60% टी पी ले, यही चीज़ होगी। अब कोई यहाँ पे ये भी तो बात बोल सकता है कि 100 से ज़्यादा क्यों नहीं होगी। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, अगर आपकी जेब में 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये में से कितने रुपए खर्च कर सकते हो, 110 कर दोगे, 10 रुपये और कहाँ से लेकर आओगे। आप इन केस 90 कर सकते हो आप, ऑब्वियस सी बात है, 90 तो कर सकते हैं। भाई देखो 10 रुपये मेरा बचाने को मन हुआ, मैंने बचा लिया। जैसे सिमिलरली अब ये केस ले रहा हूँ, 100 का था, बट मैंने क्या किया ना, कि मैंने 30 की कॉफ़ी अटेम्प्ट कर ली, और 60 का टी अटेम्प्ट कर लिया, टोटल आउटपुट मेरे पास 90 आया, अभी भी 10 का बचा था। तो ये केस बन सकता है,
कि अगर जैसे आपको क्या हुआ, मैं जैसे कॉफ़ी पी रहा हूँ, आप टी पी रहे हो। अब भाई हमारे एक ही गिलास में भाई पेट भर गया, तो अब मैं दूसरा गिलास क्यों ऑर्डर करूँगा? Similarly यही केस है कि deficit can be happen, but in case of the overvaluation that cannot be happen because of this, because you only have 100 रुपीज और आप इस 100 रुपीज से आगे नहीं दे सकते हो, है ना? तो जो अगर 100 रुपीज से जो वैल्यूज बड़ी आ जाती हैं, मान लो कि 100 110 हो गई, तो भाई ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के केसेस में आ जाती हैं। जब है ही 100 तो मैं 100 से ज़्यादा कैसे दे सकता हूँ? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो गया। देखो अब वही चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। इट इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ, देखो 2 गुड्स के बारे में बोला है कि 2 गुड्स। देखो अब ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा कि मान लो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ए, ये जो आपका प्रोडक्ट ए था, प्रोडक्ट ए को जब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट बी को ऑटोमेटिक कम कम कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 100 का टोटल वैल्यू थी, पहले आप 70 कर रहे हो, तो आपको वो कितना करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे कॉफ़ी ले लेते हैं, यहाँ पे टी ले लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं और नीचे आऊँ, ये 60 कर रहा हूँ तो ये 40 कर रहा हूँ, ये 50 कर रहा हूँ तो ये भी 50 कर रहा हूँ, इक्वल आ गए। ये अगर मैं 40 कर रहा हूँ तो ये 60 कर रहा हूँ। सिमिलरली ये वाला चीज़ है, ठीक है? तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है, फिर वो बढ़ के 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो जैसे ही अगर मैंने इसको कम कंज्यूम किया तो ये ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर बट इन केस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक एक वैल्यू जो मैंने बोला था इनसफिशिएंट, देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ ना इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट कौन से वाले में टर्म होगा, इस वाले में इनसफिशिएंट का केस आएगा। जब 100 का वैल्यू है बट मैं 60 और 30 यूज करके 90 ही बना पा रहा हूँ, तो इनसफिशिएंट होगा। और इम्पॉसिबल का केस समझ गए कौन सा, कि भाई 110 का मार दे रहा हूँ, 110 तो मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास था ही 100, तो मैं 110 कैसे दूंगा? और एफिशिएंट का मतलब क्या होगा, जो 50 और 50 लेकर चल रहे हो, कि आपने 2 बार इसको ज़्यादा कंज़्यूम कर लिया, एक बार ये इधर आके इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा, मान लो कि इस पॉइंट पे इक्वल हो गया, तो इक्वल वाला पॉइंट बना लो यहाँ पे। समझ गए ना? तो वही है, देखो इसको की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लिया जाता है। टू मेक मोर ऑफ वन गुड्स वी गिव अप सम अदर गुड्स। पॉइंट ऑफ वही चीज़ें बता रखी हैं, जैसे आपका मिलिट्री गुड्स हो गया, सिविलियन गुड्स हो गया, वीट और राइस में होगा। वीट का अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसका कम कम करना पड़ेगा, इसका बढ़ा रहे हो तो इसका कम करना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर हो गए, इसकी एग्जाम्पल सही है। फिर आता है डिमांड कर्व। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ी ना मैंने। देखो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। देखो डिमांड कर्व होगी, हम लोग देखेंगे कस्टमर की ओर से, मतलब मेरी ओर से, जो हम आप कस्टमर हो गए, ठीक है? तो कभी भी याद रखना कि जैसे अगर प्राइस कम रहेंगी तो क्वांटिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियस सी बात है। मान लो कि यहाँ पे 10 रुपए का प्राइस था, ठीक है? तो मैं 50 क्वांटिटी क्या कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था। 10 रुपए के प्राइस में मैं 50 रुपए की क्वांटिटी एज्यूम कर रहा हूँ। बट जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा, मान लो कि ये कहा है, ये प्राइस हुआ 20, ये फिर प्राइस हो गया 30, तो मेरा जो जो कंज्यूमिंग की क्वांटिटी और क्वालिटी थी, दोनों गिरी गई। अब कि जैसे 10 रुपए मेरे को पहले 30, मतलब मान लो कि 30 आइटम मिल जा रहे थे। अब जैसी वो चीज़ 20 की हुई, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कम पे आ जाऊंगा। मैं किस पे आ जाऊंगा, इस पे आ गया मैं। देखो, तो मैं 20 करूँगा, फिर यहाँ 10 करूँगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे, जैसी देखो जैसी-जैसी प्राइस बढ़ेगा, क्या बोल रहा हूँ? जैसी-जैसी प्राइस आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है? आपकी डिमांड क्या होगी जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड हो जाएगी आपकी डिक्रीज़। और पर जैसी आपकी वो प्राइस क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अब उल्टा भी तो जा सकते हैं। प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अब देखो, अब किसी को बच्चे को ये चीज़ समझ ना आए, ठीक है? और इसको और अब कैसे बोल सकते हो कि प्राइस जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिमांड के, ठीक है? वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिमांड के होता है, ठीक है? और अब देखो जैसे ये केस हुआ, प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, प्राइस हो गया, डिमांड हो गया। तो अब इसको मेज़र कैसे करेंगे? देखो मान लो कि पहले आपको 20 रुपए में 1 केजी चीनी स मिल रही थी, ठीक है? 1 केजी चीनी मिल रही थी और आपकी पहले डिमांड मान लो कि 100 की थी, हाँ? पर जैसे ही अब ये चीनी 30 की केजी मिलने लगी ना, जो यहाँ पे 100 लोग खरीद रहे थे ना, कुछ के पक्का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या पता ये घट के 80 हो जाए, 85 हो जाए, ठीक है? तो ये डिमांड और ये प्राइस पे डिपेंड करता है। तो डिमांड कर्व में आप देखोगे ना, तो वो इसी हिसाब से होगा कि देखो जैसे आपकी 10 रुपए प्राइस थी तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। फिर जैसी-जैसी प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी आपकी कम होती रही और 30 में एकदम से कम हो गई। और देखो अब केस आता है सप्लाई का। सप्लाई का भी सिमिलरली इधर पे, और जो सप्लाई वाला है ना, इधर ही लिख देता हूँ। देखो सप्लाई, सप्लाई वाला जो केस होगा ना, हम लोग देखेंगे ये सेलर की ओर से, ठीक है? तो देखो जब प्राइस कम रहेगा ना, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अब दिमाग लगाओ दुकानदार की ओर से। अब मैं हूँ दुकानदार,
अगर मैं दुकानदार हूँ, मैं देख रहा हूँ कि प्राइस मेरे पास कम है, तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं रखूँगा सामान अपने पास। अरे ये देखो, मैं कैसी ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगी, अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी थी ना, देखो यहाँ पे बताता हूँ। जैसे सप्लाई वाला था, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सेलर के थ्रू सोच रहा हूँ। इसमें क्या है ना, जैसे मान लो ये कर्व है, हाँ? अब यहाँ पे इसका कर्व ऐसे क्यों बनता है? मान लो कि पहले 10 रुपए प्राइस था, 20 रुपए प्राइस हुआ, 30 रुपए प्राइस हुआ, 40 रुपए प्राइस हुआ। 10 में मैं मान लो कि यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी ये हो गई, फिर यहाँ पे ये बन गया, रफली बना रहा हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे ये हो गई, फिर यहाँ पे ये क्वांटिटी हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया ये ऊपर की साइड पे क्यों जाने लग गया अब? ये इसलिए जा रहा है कि ध्यान से देखो, मेरे को एक बात बताना, आप दुकानदार की ओर से सोचो, अब आप दुकानदार हो, वहाँ पे कस्टमर थे, उसे अभी हटाओ, उसे दोबारा बताऊँगा। देखो, अब मैं हूँ दुकानदार, ठीक है? तो अगर मैं सेलर हूँ, तो मैं हमेशा ये चीज़ सोच के चलूँगा, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ हमेशा सोच के चलूँगा कि मुझे मुनाफ़ा हो। पहली बात तो यही तो सभी को पता है कि अगर बिज़नेस आप कोई भी कर रहे हो, तो आप इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो कि आपको क्या हो, प्रॉफ़िट हो। सिंपल बात है। तो मैं प्रॉफ़िट के लिए क्या चीज़ें करूँगा? जब ₹10 में पहले मैं 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था। भाई मुझे फ़ायदा ही 10 का हो रहा है यार, तो मैं और क्वांटिटी खरीद कर क्या करूँगा? कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैंने देखा जैसे ही चीनी का रेट 10 से 20 हो गया, ठीक है? अब मुझे मुनाफ़ा होने की बारी आ गई, तो मैंने यही 60 सामान कर दिया, फिर 70 कर दिया, 80 कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट हो, बट जैसे अगर मैं शुगर की बात करूँ या फिर राइस की बात करूँ, तो वो बेसिक नीड्स है, उसको लोग को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो मैं यही दिमाग लगा कि मैंने क्या किया, जैसी-जैसी प्राइस बढ़ रही है ना, मैंने क्वांटिटी को क्या करने लगा, मैं बढ़ाने लगा। तो अगर यहाँ पे प्राइस जब बढ़ रहा है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ रही है। बात समझ गए कि क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने क्या बोला, देखो मैं सेलर के तौर पे बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने सेलर के तौर पे बोला कि मुझे मुनाफ़ा कमाना है, और जैसी प्राइस बढ़ रहा है, मैं डिमांड बढ़ा दे रहा हूँ सामान की। अगर मेरे पास सामान ज़्यादा आएगा, तो मेरे पास पैसा भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, बस इतनी सी बात है। तो अभी देखो, अगर मैं कस्टमर की ओर से देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्राइस कम हो, बट अगर प्राइस बढ़ा, मैं डिमांड कम करूँगा। और अगर मैं सेलर के तौर पे देख रहा हूँ, तो सेलर के तौर पे क्या हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ रही है, सिमिलरली डिमांड भी बढ़ रहा है। ओके, क्लियर? देखो कितना एकदम बेसिक से बताया हूँ। ओके, अब देखो, अब दोनों की अगर मैं उसको मिक्स कर दूँ ग्राफ को, तो सप्लाई वाला कर्व ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बढ़ रही है तो मैं डिमांड भी ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, मैं डिमांड को कम कर रहा हूँ, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ गए? दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे? मान लो कि ऐसे, जो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट ले लेते हैं कि जैसे मैंने 20 का सप्लाई किया, हाँ, मान लो कि यहाँ पे ये से लेते हैं, मैंने 20 का मान लो सप्लाई किया, और वही तभी क्वांटिटी भी 20 की थी, ठीक है? और लोगों को भी 20 का ही चाहिए था। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हेन, देखो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द टर्म नोन एज, ठीक है? व्हेन डिमांड कर्व डिमांड कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व। क्या बोला मैंने? जब डिमांड कर्व आपका इक्वल हो जाएगा सप्लाई कर्व की, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात समझ गए? व्हेन योर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, देन दैट पॉइंट कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है यूटिलिटी क्या होती है। देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएगी। यूटिलिटी, यूटिलिटी होती है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, आपको कोई भी चीज़ करने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। देखो, हमारे स्कूल में एक टीचर थे, ठीक है? तो उन्होंने हमें हमेशा से एग्जांपल दिया, और बेस्ट एग्जांपल है वो, ठीक है? मतलब मान के चलो, ऑलमोस्ट देखो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, क्या बोला, सेटिस्फेक्शन जिस चीज़ से बोलते हैं उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी मीन्स जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब ये होता है कि अरे, कि आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जैसे आपने पहली बार कंज्यूम किया, आपको 100% की वो मिली सेटिस्फेक्शन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी पता है क्या होती है? जैसे मान लो कि पहले आपको पहले यूटिलिटी में 100 मिले, फिर 80 मिली, देखो अब कम क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा आपको। तो 20 का जो डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल। जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम 1 टू मोर यूनिट, आप 100 से 80 पे आए, तो कितने का आपका कम या बढ़ोतरी हुई, 20 की हुई ना। तो इसी 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी एक एडिशनल चेंज आता है दो चीज़ों के बीच में, तो उसे को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? ये हो गया, बात समझ गए? अब बात आती है कि यूटिलिटी तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो चीज़, देखो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है?
फ्रॉम वन कंज्यूमर, टोटल यूटिलिटी मतलब पूरा कितना है, मार्जिनल मतलब कि दो यूनिट के बीच में कितने का गैप आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मान लो कि आप एकदम भूखे थे, पहले या दो एग्जांपल लेकर तो बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, इधर मैंने पेज छोड़ा है, चलो पेज नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे बताता हूँ। मान लो कि आप पहले ग्राउंड से खेल के आए, ठीक है, ग्राउंड से खेल के आए, आपने एक गिलास ऑफ वाटर पिया, ठीक है, बहुत मजा मजा आया, ठीक है, 100% की सेटिस्फेक्शन हुई, ठीक है, और एकदम आप हैप्पी हैप्पी हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपने 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी पिया, और 5 गिलास पानी पिया। तो देखो अब क्या हुआ, अब जैसी जैसे आप पानी की देखोगे ना, जब आप पहला जो आपने पहला गिलास लिया था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको पहले गिलास में मिली ना, जो सेटिस्फेक्शन आपको पहले गिलास में मिली, वो ना ही 2 में मिलेगी, ना ही 3 में मिलेगी, ना ही 4, और 5 में तो एकदम डिमिनिश हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, उसमें जैसे मान लो अब इसमें 80% मिली, इसमें 60 मिली, इसमें 40 मिली, और एकदम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब क्या, अब भाई मेरा मन नहीं, मेरा पेट पूरी तरह फुल हो चुका है, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, बट जो मैंने पहली गिलास पी, उससे मेरे को क्या हुआ, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग वन प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, क्या मैंने बोला, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग वन प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, पहले बार में तो वो इंक्रीज हुई। देखो अब अगर मैं इसका ग्राफ के थ्रू आपको बताऊँ ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, छोटा सा देखो। आप खुद देखो, 100, 80, 60, मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ, तो पहले बार में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी सबसे ज्यादा मिलेगी, फिर ऐसे ये ग्राफ नीचे आ जाता है, क्या पता नेगेटिव में भी चल जाए, वरना जनरली ये ग्राफ ऐसे जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिन समझ गए ना, कि जो आपको पहले, जैसे अब मान लो कि यहीं पे देता हूँ, ये समोसा लिखा है ना, आपने आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो जो आपको पहला वाला समोसा जितना सेटिस्फेक्शन देगा ना, उतना लास्ट वाला नहीं दे पाएगा, लास्ट वाले तक पेट भर जाता है, फिर मन भर जाता है, टेस्ट भी नहीं आ रहा होता है। तो वही लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है, उसी का ग्राफ ये है। बात समझ गए क्या हुआ, समझ रहे हो ना? तो देखो बेसिकली इसमें क्या था कि लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी वो तरह की यूटिलिटी होती है जिसको आप अगर बार बार कंज्यूम करोगे तो वो क्या होता है, रिड्यूस होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब नेगेटिव हो जाएगा, आपका मन भी नहीं करेगा खाएगा। तो यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे नॉर्मल गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स जैसे, नॉर्मल गुड्स कैसे, जैसे आपका वो ले लो, बिहेवियर ऑफ इनकम इंक्रीज। देखो जैसे ये टाइप्स है, ठीक है, ये बिहेवियर है, और ये एग्जांपल जो एसएससी में आ रखे हैं अभी तक। नॉर्मल गुड्स कौन से, नॉर्मल गुड्स जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जैसे अगर अभी अभी आप मतलब मान उसका यूज़ कर रहे हो फ़ोन, सैमसंग का यूज़ कर रहे हो, ओके, और आपकी अभी इनकम मान लो 40,000 है, और जैसे ही आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आपका नया फ़ोन लेने का मन था, तो आप क्या करोगे, नए फ़ोन पे क्या करोगे, जल्दी से शिफ्ट आउट हो जाओगे। भाई मैं इस फ़ोन से सैमसंग में था, अब मुझे भाई वीवो का फ़ोन चाहिए, मान लो इससे महंगा वाला चाहिए था, अब मेरे को वो लेने का मन है तो वो मैं ले लूँगा। तो अगर मेरा डिम अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बात समझ गए ना, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। बट जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, जैसे कि आप इसके बदले पे वो ले सकते हो, मान लो कि ये टी और कॉफ़ी इंफीरियर गुड्स होते हैं, कि अगर टी टी महंगी मिल गई तो मैं कॉफ़ी लेना शुरू कर दूंगा। बात समझ गए ना, जैसे कि अगर इसमें क्या होता है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज भी हो जाए ना, तो उसका कोई ज़्यादा रेलिवेंट फर्क नहीं पड़ता है, आप जो सामान ले रहे तो वही लोगे। जो अरे राइस खा रहे हो, मैं राइस की जगह फ्राइड राइस थोड़ा डेली खाने लग जाऊंगा, खाऊंगा तो राइस ही ना, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो इंफीरियर गुड्स में जो उसकी प्राइस होती है वही होता है, ठीक है। पर जो ग्रिफिन गुड्स होते हैं, देखो ग्रिफिन गुड्स क्या होगा, देखो इमेजिन अ पुअर फैमिली हु, पहले आपको मतलब बता देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखो ग्रिफिन गुड्स वो तरीके की गुड्स होते हैं ना, जो इनिशियली बहुत ज़्यादा वो हो, जैसे मान के चलो कोई एक गरीब घर का है, ठीक है, वो उसको टमाटर खाना ही खाना है, ठीक है, टमाटर बोल रहा हूँ सॉरी, वो आलू खाना ही खाना है, ठीक है, आलू खाना ही खाना है, और आलू के साथ वो उ- उसी में मटन मिला के खाता है, जो जो उसका मन करता है, ग्रेवी उसकी बना के खाता है, उसी के अंदर कभी कभार पनीर डाल दिया, ये डाल दिया। तो भाई वो एक बात के लिए याद रखना, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, और उस प्राइस जो उस सामान की, जैसे आलू का भी रेट बढ़ गया, बट वो आलू कंज्यूम करेगा, बेशक कुछ 4 दिन क्या कर दे कि जो वहाँ पे और मटीरियल है उसको कम कर दे, बट वो क्या करेगा, आलू को कंजम्पशन के लिए रखाए रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रिफिन गुड्स में भी जब जब प्राइस बढ़ेगा, तो आपका डिमांड ऑफ प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है,
बेसिकली देखो ये पुअर्स के लिए आता है। जैसे ये देखो, इमेजिन अ पुअर फैमिलीज हु primarily lives ऑफ potatoes फॉर सब्सटेंस, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द पोटैटोस इंक्रीज, अगर प्राइस ऑफ द पोटैटोस इंक्रीज हो गए, दे मे हैव टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ मीट और अदर एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको बोला कि वो जैसे पनीर खा रहे थे डेली, अब क्या करेंगे, उसमें पनीर मिला के खा रहे तो पनीर को हटा देंगे, बट वो क्या करेंगे, पोटैटोस मतलब कि आलू खाते रहेंगे, ठीक है। दे मे इवन एंड अप ईटिंग मोर पोटैटोस, ठीक है, बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड द अदर ऑप्शंस, जो उनके पास अदर ऑप्शंस थे उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसी को बोलते हैं, ठीक है। वेल एंड गुड्स तो वही होते हैं भाई। देखो आईफोन है 1.5 का मिल रहा है, कल को 2 का भी मिला तभी उतनी डिमांड रहेगी, इसीलिए बोलते हैं अगर हाई प्राइसेस होगी तभी भी उसकी डिमांड क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। यही चीज़ है यहाँ पे। फिर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, देखो कोई भी, जैसे अगर कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, ध्यान समझना है यहाँ पे क्या रहता है चीज़ें, कि देखो मेजर हाउ मच डिमांड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये रहता है कि जैसे अगर आपकी प्राइस, अगर आपकी वो इनकम बढ़ रही है तो आपका डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपकी प्राइस घट रही है, ठीक है, तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोस है जो कि मतलब जनरली हम लोग नहीं लेते, कि जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाए, जीरो क्या हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, वहाँ पे मतलब आपका डिमांड भी इक्वल हो जाए, प्राइस भी इक्वल हो जाए, ऐसा बहुत मतलब रेयर केस में। सिमिलरली जो इन्फिनिटी, बट यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, उसको हमें याद रखना है। जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाए, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाए। देखो ये कुछ सिनेरियोस बनते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 सिनेरियोस बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ज़्यादा हो जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका इक्वल हो जाए, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 1 से कम हो जाए। देखो जब भी आपकी, जैसे मान लो कि बिग चेंजेस इन द डिमांड, प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस मतलब कैसे, देखो जैसे मान लो कि एसी आज 50,000 का है, हम मिडिल क्लास वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मिडिल क्लास का लड़का है इधर पे, ठीक है, पहले ये बहुत ज़्यादा दुखी था, ठीक है, कि अभी तो प्राइस कितना हुआ, अब 50,000 है एसी का प्राइस, मान लो, ठीक है, और कल को भाई कुछ डिस्काउंट आ गया, यही एसी का प्राइस, यहाँ पे ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है कि अभी 50,000 का है, ठीक है, अभी पर मेरे जेब में कितना है, मान लो कि इसकी जेब में अभी 40,000 पड़े थे, ठीक है, बट ये जब लेने गया तो ये हुआ, फिर यहीं पे एसी का प्राइस जब अचानक चेंज हो गया, ये हो गया 40,000, देखो पहला केस बता रहा हूँ, 40,000, तो अब अचानक से क्या हुआ ना, अब इसके चेहरे पे आ गई बहुत ज़्यादा मुस्कान, क्या आ गई, मुस्कान आ गई इसके चेहरे पे, और ये खुशी से झूम उठा। क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंजेस हुए, तो जैसी प्राइस चेंज होंगे भाई इसका बिग इम्पैक्ट पड़ जाएगा, भाई वो एसी का है वो खरीद पाएगा, तो अब यहाँ पे खुश हो गया, यहाँ पे क्या थे, महाशय जी दुखी थे, तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज पड़ता है। और जब जब लेस देन वन हो, देखो देखो इन, देखो जब ग्रेटर देन हो वन हो तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, जब लेस देन हो इन इलास्टिक, रेटर चेंज होता है, जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, आज सॉल्ट 20 की मिल रही है, कल 15 की मिलेगी, तभी भी तो लोग सॉल्ट ही लेंगे। अभी ऐसा थोड़ा ना करेंगे, पहले 1 पैकेट आ रहा था, अब 10 पैकेट लेकर बैठे हुए हैं, 10 पैकेट का बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो ये होता है इन इलास्टिक में ये रहता है कि लिटिल चेंज पड़ता है, जैसे अगर आप कोई भी सामान मार्केट से खरीद रहे हो तो उसका लेस इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, और जो इक्वल का रहता है कि आइडियल केसेस रहते हैं, इक्वल चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइसेस। जैसे मान लो कि राइस का है, जो कोई डेली राइस खाता है, तो अगर वो 50 से 60 भी हो जाए ना, तभी भी वो जारी रखेगा, बेशक और अपने जैसे और कोई जो खर्चे उसका अलग से उसको कम कर दे, बट वो यहाँ पे आइडल केसेस रहते हैं कि अपना वो डिमांड और सप्लाई को क्या करेगा, इक्वल रख के चलता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इलास्टिक में। देखो जीरो और इन्फिनिटी तो बन ही नहीं सकता, कि आपकी देखो मतलब इन्फिनिटी का मतलब कैसे हो गया, एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जैसे इजी बंदे का लेते हैं, 40,000 जो महाजी जी बोल रहे थे, ये क्या हुआ, ये बोल रहे कि अगर आप इसको 1 लाख भी कर दो तभी भी बंदा खुश रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है, भाई उसकी इनकम ही 40,000 है, तो 50,000 कैसे कर लेगा वो, लॉजिक की बात है ना, 50,000 कैसे कर लेगा। सिमिलरली ये केस आता है, बात समझिए ना। फिर आएगा बात एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, दो केसेस यहाँ पे बनेंगे। तो देखो दो केसेस कौन से रहेंगे अब, देखो मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल टू कंज्यूम वो तरह की चीजें होती हैं, देखो जैसे अगर आपकी
मान लो कि इनकम बढ़ रही है, मान लो कि आपकी इनकम हो गई 100 से 200, ये आपकी इनकम हो गई, यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। और जो आपका प्राइस होगा, अरे प्राइस बोल रहा हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो आपका कंजम्पशन होगा, वो पहले आप मतलब मान लो 50 करते थे, अब बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। तो देखो, अब मार्जिनल मतलब हमेशा याद रखना, मार्जिनल मतलब होता है किसी चीज़ का दो का डिफरेंस। हमेशा ये चीज़ याद रखना, जहाँ भी आपको मार्जिनल टर्म दिख जाए वहाँ पे होता है डिफरेंस। जैसे कोई सामान 50 का है और 70 हो जाए, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 20 का आया। ठीक है, कितना आया, 20 का। तो यहाँ पे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 10 का आया। और इनकम में कितने का चेंज आया, 100 का चेंज आया। तो इसी को हम बोलते हैं, देखो एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है आपका द अमाउंट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन अपॉन अमाउंट ऑफ चेंज इन इनकम। यही चीज लिखी होगी यहाँ पे, ये है ना, ये देखो चेंज, इसका मतलब होता है ये चेंज कितना का आया। तो ये मेरे को बताओ, इसमें चेंज कितने का आया, 10 का आया, और इसमें चेंज टोटल कितने का है, 100 का आया। तो मेरा टोटल ये से ये काटोगे तो 1/10 का चेंज आया। ओके, बात समझ गए। और जब 1/10 को आप सॉल्व करो, तो आपका कितना आएगा, ये मान के चलो ये 0.1 आएगा। ठीक है, ये आपका अगर एमपीसी आ गया, क्या आ गया, ये आपका एमपीसी आ गया। तो हमेशा याद रखना दो ये फॉर्मूला, कि जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाऊंगा अभी, कोशिश कराऊंगा तो यही स्लाइड की वो स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखो इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। उन दोनों की वैल्यू होती है 1। अगर आपका एमपीसी 0.1 आ गया प्लस एमपीएस ये आ गया, तो अगर आपको एमपीएस निकालना है, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव, इसको उधर ले जाकर घटा दो, एमपीएस कितना आ जाएगा, 0.9। मतलब वो 0.1 का खर्चा करते हैं वहां से, तो 0.9 क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चेंजेस दैट अकर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम। ओके, यहाँ पे दो है, जैसे अब यहाँ पे देख लो कि जितना रेट ऑफ चेंज सेविंग में आया, ये आया। ठीक है, अब मान लो कि अब बोलेगा कोई कि अगर इसका एग्जांपल ले लो, अगर मेरे पास वो दोनों में से एक चीज देगा आपको, या तो वो ऐसे इनकम दे देगा, ठीक है, 200 से हो गई, और फिर उसकी सेविंग्स दे देगा, मान लो 10 से 20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, 10 बढ़ा, 100 के ऊपर बढ़ा, तो 0 यहाँ पे अगर 0.1 आपका इस बार एमपीएस आ गया, तो यहाँ से आप एमपीसी निकाल देना, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई यही होता है कि जैसे अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम में पैसा लगाती है, तो वो चाहती है कि हर 10 साल क्या रहता रहे, पैसा इंक्रीज होता रहे। बस स्पेंडिंग कर देती है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या पड़े, जॉब्स पहुंचेगा, लोगों के पास जॉब्स पहुंचेगी तो उनकी भी तो इनकम इंक्रीज होगी ना। तो बस मल्टीप्लायर वही होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। जैसे आपको उस वक्त एमपीएस कितना आया था, आपका 0.9 आया था, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक ऊपर जीरो बढ़ाओगे 10, तो 10/9 ऐसे करके आ जाएगा बस। अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। देखो बेसिकली नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी पढ़ेंगे, इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करके हूँ। तो अब मैं ये वाली पीपीटी को दोबारा से आपको करके आऊँगा। देखो भाई, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगी, दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है ना, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, कि ये वाले सब टॉपिक्स हम लोग क्या करें क्लियर। अगर मैं चाहता तो इसको लाइव में आकर पढ़ा देता, बट लाइव में बच्चे टिकेंगे नहीं, इसे मैंने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो अब होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मान लो कि अगर ये कंट्री है, हम्म, इस कंट्री के अंदर जितने भी विद इन दी कंट्रीज अगर गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन दी कंट्री, तो उसको मैं बोलूंगा जीडीपी। क्या, जीडीपी बोलूंगा। ठीक है, और पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो, मतलब आपका कोई घर का हो, अब वो यूके में काम कर रहा है, और यूके का भी पैसा यहीं पे भेज रहा है, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा। तो ये देखो, इनकम फ्रॉम इंडियन अब्रॉड। इंडियन अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, देखो अब फर्क आपको दिखाऊंगा इधर। पेज छोड़ा ना मैंने, हाँ देखो, जब मैंने बात की किसकी, जीडीपी की, तो मैंने टोटल बात कर ली, जितना विद इन डोमेस्टिक्स, जितना इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसको बोल दिया मैंने डोमेस्टिक करके। ठीक है, अब फिर आते दूसरा केस। दूसरा केस क्या रहेगा, जीडीपी हो गया, और फिर बात आती है दूसरा किसकी, जीएनपी। अब देखो, अब जीएनपी कैसे निकलेगा, जब भी मैं जीडीपी, जीडीपी क्या था मेरा, डोमेस्टिक था, मतलब विद इन, जैसे अगर मान लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो विद इन इंडिया अगर कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही है, बस मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ, तो मैं जीडीपी बोलूंगा। क्या बोला मैंने, जितने लोग, जैसे आप पूरे साउथ से नदन ले लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो, वेस्टर्न ले लो, जितने लोग इंडिया में अभी तक बैठे हुए हैं, ठीक है, इंडियन है,
अगर वो इंडिया के लिए कमा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं भेज रहे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जीडीपी बोलूंगा। बट मेरे भाई, जब भी मैंने जीएनपी बात बोल दी, मैंने क्या बोल दिया कि मैं नेशन पे पहुंच गया। मतलब जो बंदे, जो मेरे जैसे मान लो कि जैसे मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई अभी यूके में बैठा हुआ है, ठीक है, यूके से मेरे यहाँ पैसा भेज रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो मैं इस इनकम को भी इंक्लूड कर दूंगा। क्या मैंने बोला, जैसे अगर मेरा भाई है, ठीक है, या तो फिर मेरी बहन है, अगर वो जैसे ऑस्ट्रेलिया यूके में काम कर रही है और वहां से अगर पैसा ट्रांसफर कर रही है, तो मैं यहाँ पे उसको ले लूंगा जीडीपी में, और मैं ऐड कर दूंगा क्या, जो आपके फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, जो इंडियन ही, ऑब्वियस सी बात है इंडियन ही भेजेंगे अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो। समझ गया ना, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि जीएनपी निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से चीजें आई वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपका देखो जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। अब बात होता है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या बात हुई, ये तो आपकी इसकी बात होगी कि जितना पूरा पूरा खर्चा आया, ये हुआ है, ये आया, बट वहां से भाई डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। वो क्यों माइनस होगा अभी बताता हूँ। देखो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, देखो जीएनपी, जीएनपी में से जीएनपी में से जब भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्यों माइनस हो रहा है डेप्रिसिएशन, क्योंकि भाई ब्याज लगना ही लगना है। आज मैंने, जैसे मैंने मान लो कि मेरे भाई ने मेरे को वहां से लैम्बोर्गिनी कार भेजी, लैम्बोर्गिनी कार यहाँ पे आई, भाई 2 साल 3 साल बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगना ही है। देखो डेप्रिसिएशन, अब बहुत लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं पता होगा। देखो डेप्रिसिएशन ये क्या रहता है ना, सिंपल सी बात होती है। आपने आज कोई फोन खरीदा, उसकी कीमत है 20,000 रुपये, 1 साल बाद उसकी कीमत 15 या 10,000 रुपये बच जाएगी, ठीक है। फिर 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। ये तो सभी को बात पता है कि हर साल उसकी वैल्यूज कम होती है। जो ये वैल्यूज हर साल कम हो रही है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जिसको नहीं पता भाई, अब वो समझ गया आज के बाद कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का सिंपली ये मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ वैल्यूज डेट आर बीन डिक्रीजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। ओके, तो यहाँ पे जब मैं डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ गया, जब मैं क्या कर रहा हूँ, वहां से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा हूँ। अब बात आती है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या क्या, जो प्रॉपर सरकार के पास आए, क्या, नेशनल इनकम। अब मान लो कि यहाँ पे चुन्नू जी बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी तक वो क्या हुआ, वो उनके पास एनएनपी आ गया, मतलब नेट फैक्टर इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया उनके पास, ठीक है। बट क्या हुआ, अब जैसी नेट नेशनल प्रोडक्ट सरकार ने इनके पैसों पे नजर मार दी, तो वहां पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मतलब मान लो अब कैसे, इनडायरेक्ट, देखो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं पहले ये बता देता हूँ आपको। ऐसे तो अभी आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली सरकार उस आपको, उससे आपसे वसूल करती है। जैसे आप कहीं पे पिज़्ज़ा खाने गए, 100 रुपये का पिज़्ज़ा था, 20 रुपये की आपने जीएसटी दे दी, तो जो ये जीएसटी 20 रुपये एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ी ना, इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते क्या होते हैं, जैसे आपका वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो ये सब आगे किस में आता है, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो ये वहां से जो चिन्नू जी थे, अब ये चुन्नू जी आए खुश से एकदम, ठीक है, इनसे फिर सरकार ने क्या कर ली, टैक्स वसूली कर ली। तो देखिए अब ये थोड़े से हो गए मायूस, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट सरकार ने बोला इतना मायूस होने की जरूरत नहीं, हम आपको इस पे क्या देंगे, थोड़ा सब्सिडीज दे देंगे। तो थोड़ा सा क्या होगा, महाशय जी खुश हो गए। तो सब्सिडीज जब भी आपको मिलेंगी तो वो ऐड होंगी, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि आपके देखो यहाँ पे मेरे को 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, तो ये तो मेरी इनकम से कट ही रहा है ना, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ से लेस होंगे। ओके, फिर आएगा अपना पर्सनल इनकम। देखो पर्सनल इनकम कब बनेगी, जब अभी यहाँ तक आपकी कौन सी बनेगी, या नेशनल इनकम आपकी यहाँ तक पहुँचेगी आप, जब आपकी कॉर्पोरेट टैक्सेस जो वही थे, ट्रांसफर पेमेंट्स, जो ट्रांसफर पेमेंट्स कैसे, जो आपके यहाँ बाहर से कुछ चीज़ आ रही है उसको आप प्लस करोगे अपने नेशनल इनकम में। और पर्सनल इनकम आपकी कब बचेगी, जब आप पर्सनल टैक्सेस हटा दोगे। पर्सनल टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स, ये टैक्स, उसको आप दे दोगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए ना इतना। देखो ये आपकी, जैसे अगर मैं डिस्पोजेबल इनकम की बात करूँ, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम आती है, जो पर्सनल इनकम में माइनस कर दे आपके, क्या पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दूँ तो उसको, मेरे को क्या बोला जाता है उसको, डीपीआई, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, डीपीआई बोलेंगे। ओके, थोड़ा सा सॉरी यार, वो गला बैठा है लगता है ना इतना बोल बोल के। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो थ्री थ्री मेथड्स आते हैं टू कैलकुलेट जीडीपी। कितने आते हैं, 3 मेथड्स आते हैं। ओके, कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है।
अच्छा 2 मिनट रुकना थी, मैं थोड़ा पानी लेकर आ रहा हूँ, हाँ 1 सेकंड रुकना, वही फिर गला बैठ जाएगा, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। बस 2 मिनट रुकना भाई, 2 मिनट बस, इसको होल्ड ऑन करना अभी, अभी आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। हाँ तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि देखो 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के बारे में बात हो रही थी। तो देखो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अभी 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 सब टाइम आपको समझ आ गया ना, दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। जीडीपी क्या होता है, जो टोटल डोमेस्टिक के अंदर प्रोड्यूस हो तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीएनपी क्या होता है, जब भी आप लोग क्या करते हो, ग्रॉस, देखो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब भी आपकी इनकम अब्रॉड से है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी। फिर जो आपकी पर्सनल इनकम आता है, जो भी टैक्सेस हट जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको न्यूमेरिकल में करूँगा तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका ये देखो, जैसे 3 मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सेविंग्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जो भी आपका एक्सपोर्ट गया माइनस में जितना आपका इम्पोर्ट आया, ठीक है। तो कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, माइनस में इम्पोर्ट हो गया। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो आउट करते हैं। देखो अब कैसे बात आती है कि अब जैसे आगे बताता हूँ, वाली चीज़ आगे होगी कि जब भी आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, जैसे मान लो कि जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो भी आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है उसको आप प्लस करते हो, और जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड उसको क्या करते हो आप लोग, माइनस करते हो, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है उसको हम लोग जीडीपी में जब ऐड करेंगे, जो अभी हम लोग वो नहीं पढ़ रहे थे कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर ये पॉजिटिव में आई तो मैं प्लस करूंगा, और मान लो कि जैसे अब्रॉड मेरे यहाँ से 5,000 चीज़ें जा रही हैं, बट आप बाहर से मेरे पास 4,000 चीज़ें रही हैं, तो डेफिसिट मेरे पास 1,000 का आ रहा है ना। अब मैं तो जीडीपी में 1,000 क्या कर दूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वही चीज़ है यहाँ पे, ओके। ये समझ गए, ये हो गया। नेट एसेट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो जब भी मैंने बताया वही, जीएनपी। देखो कभी भी ग्रॉस से आप लोग नेट पे जा रहे हो तो डेप्रिसिएशन ही लेस होगा, और मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया क्यों, ओके। और जब भी इनडायरेक्ट आप समझ गए। अब देखो जैसे, अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये जो एनएनपी है, एनएनपी को जब फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम। कब, जब वो किस पे रहे, फैक्टर कॉस्ट पे रहे, ओके। किस पे रहे, जब वो फैक्टर कॉस्ट पे रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएनपी एट एफसी, उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम, ओके। तो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो भी वहाँ पे वो आपका फैक्टर कॉस्ट दे रखा है उसको हम बोलेंगे नेशनल, ठीक है। वहाँ पे सब्सिडीज और ये सब चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। और फिर आता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है कि जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, जो भी आपकी एडिशनल प्राइजेस में आई, जैसे आपका पहले ये जीरो, फिर ये जो बीच में आपकी जितनी सामग्री लग रही है, फिर आखिरी में जाकर आपकी बाइक 10 लाख की तैयार होती है। यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज है, यहाँ पे कितने की वैल्यू ऐड हुई, एक की हुई, यहाँ पे 4 की हुई, यहाँ पे कितनी की हुई, 5 की हुई। तो यही जो एडिशनल वैल्यू ऐड हो रही है तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं टोटल वैल्यू एडेड माइनस में इंटरमीडिएट गुड जो भी हो। जैसे आपका टोटल कितने का बना, 10 लाख की बनी, और यहाँ पे 4 एक 5 छः, छः का आपका पूरा लागत आई, तो कितने का आपको मिला, 4 का क्या हुआ, आपने उसको चार का आपको प्रॉफिट हुआ, ओके। इसी को बोलते हैं। फिर देखो अब आता है थर्ड इनकम मैटर। इनकम मैटर में तो समझिएगा, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट्स हो गया, और मिक्स इनकम जो भी आपकी आती है,
वेजेस किसको दिया जाता है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। रेंट आपको इंटरेस्ट पेमेंट, जो लेबर्स वहाँ वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर अब बात आती है रियल और नॉमिनल जीडीपी की। किसकी? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है? देखो, रियल जीडीपी हमेशा याद रखना कि वो तरीके की जीडीपी होती है जो कि प्रीवियसली ईयर से ली जाती है। नॉमिनल मतलब जो करंट में सिनेरियो चल रहा है, ये प्रीवियस में कितना, जैसे मान लो कि कोई मान लो किसी चीज़ का प्राइस है, पहले वो 100 मैंने उसको एस्टिमेट मान लिया। क्या मान लिया उसको? मैंने एस्टिमेट मान लिया। 100 से अगर बढ़ के 120 हो जाए तो वो 120 नॉमिनल को बोला जाएगा। बट जो 100 है वो आपका करंट है, मतलब वो पहले से आपका फिक्स है। फिक्स मतलब प्राइस इंडेक्स में जो आपको ले लेते हैं। तो वही चीज़ होती है, नॉमिनल जीडीपी आपकी 120 हो गई, 100 पे निकालना है, 20% निकाल देना, तो 20% की आएगी, फिर वही क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देना। वही चीज़ है। ठीक है, इसको थोड़ली पढ़ लेना, वो आ जाएगा। देखो अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर वही होगा। देखो जैसे आपका जो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर आएगा, जो आपकी नॉर्मल जीडीपी 120, ठीक है, रियल जीडीपी आपकी 100 की थी, इंटू में 100, जो भी आपको चीज़ वहाँ पे थी। जैसे आपको नॉर्मल जीडीपी 150 की दी थी, ठीक है। और आपको फॉर्मूला क्या है? देखो, नॉमिनल जीडीपी ऐसे याद रखना, नॉमिनल जीडीपी हमेशा ऊपर आ रही है, ठीक है। रियल जीडीपी, ठीक है, इंटू में 100, ठीक है, इंटू में 100। तो अ, ये यहाँ पे ये बात होगी कि जैसे आपकी नॉमिनल जीडीपी कितने की है? 150 की है, ठीक है। और आपकी रियल जीडीपी का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे? 120 का दे रखा है, ठीक है। 120 हो गई, और इंटू में कितने हो गई? 100 हो गई। ये से ये जीरो कट गया, ये से ये जीरो कट गया, ये कितने आएगा? आपकी 3/4 आएगी, जो भी इसके बाद आपकी 25% हायर हो जाएगी। वही बात होगी। बात समझ गए ना? तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू में 100। फिर अब बात आती है कि देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा मतलब याद रखना, यहाँ से तो मैं क्वेश्चन से लेकर आऊँगा तो दिखाऊंगा आपको पीपीटी में से। देखो, जो लैंड होता है, अगर जब आप लैंड लोगे तो उसका आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लैंड का आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ओके। आपको लेबर का क्या मिलेगा? अगर आप लेबर लगाओगे, जैसे मैं हाउस होल्ड का बंदा हूँ और मैंने लेबर्स अपने ओर से भेजे, तो लेबर्स को आप लोग क्या दोगे? वेजिस दोगे। लेबर्स को आप क्या दोगे? वेजिस दोगे। कैपिटल अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, कि भाई आप 1 लाख का कैपिटल लगाओ, 10% का मैं आपको ब्याज देता हूँ। देखो, इसी ब्याज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। ब्याज क्या होगा? 1 लाख का 10%, आपका 10,000 होगा। तो जो 10,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आएगा ना, यही मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट पेमेंट होगा। और इंटरप्राइजेस आपको क्या देती है? प्रॉफिट्स देती है। बात खत्म। तो यही चीज़ होगी। देखो, हाउस, अब बोलोगे हाउस होल्ड ही तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। और वहाँ से अब मेरे को फर्म्स इसकी जगह मेरे को क्या दे रही हैं? लैंड की जगह मेरे को ये रेंट दे रही हैं, ठीक है। लेबर की जगह मेरे को वेजेस दे रही हैं। वो कैपिटल की जगह मेरे को इंटरेस्ट दे रही है और प्रॉफिट्स दे रही है। बस। अब बात आती है कि यूनियन बजट। देखो, अब ये नया टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, यूनियन बजट। यूनियन बजट क्या होता है? देखो, यूनियन बजट बेसिकली जो शो किया जाता है वो 1 फरवरी एवरी ईयर को। 1 फरवरी का आप देखोगे निर्मला सीतारमन जी शो करते हैं कि इस साल हमने किसका कितना कितना बजट रखा। जैसे रेलवे का, डिफेंस का था, इस देखो, रेलवे का था हाईएस्ट, डिफेंस का था, ठीक है, एजुकेशन का था, 3.03 हजार करोड़ कुछ ऐसे करके। ओके। तो देखो, सबसे पहले आर के समुकम शेट्टी, ठीक है, 1947 में। सबसे ज़्यादा मोस्ट बजट किसने अभी तक पेश किए हैं? मोरारजी देसाई जी ने। कितने बार? 10 बार किए। और जो फर्स्ट पेपरलेस बजट था ना, वो कब आया था आपका? पेपरलेस बजट 21 से 22 के बीच में आया था। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब बात आती है कि देखो, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे एकदम डीप में कि देखो, ये मेन टॉपिक है, ये आखिरी बच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब इसमें चीज़ें का आंसर इसमें आता है पहले रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है? जो आपके, देखो, कभी भी आप देखना, ये चीज़ देखना, नोट करना कि जब भी आप कोई भी घर का भी सामान कर रहे हो, तो आप अपना प्रॉफिट, कोई भी अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? पहले ये मेरे को बताओ। पहले हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं। कोई भी अपना प्रॉफिट कैसे बताएगा? कि जितनी आपने कमाई की, मतलब मान लो कि आपकी एक फुल्की की दुकान है, ऐसे मान के चलो, इंडिविजुअल पे भी बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कोई सीरियस नहीं लेना ठीक है। मान लो कि फुल्की की दुकान है आपकी, ठीक है। आप 100 रुपये का पूरा आपने आज खरीदी की, मतलब आपने 100 रुपये की पूरी फुल्की बेच दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई गधा होगा, वो बोलेगा मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपको उसे बोलना, भाई तुम एक नंबर के गधे हो गए। फिर बोलेगा कैसे? अब सुनो कैसे। आप बोलोगे कि 100 रुपये तो आपने फुल्की बेची 100 रुपये की,
उसका जो मटेरियल आपने बनाया उसका भी तो 70 रुपए का खर्चा आया था। भूल कैसे गए आप? अरे फुल देखो, आप गोलगप्पे लेकर आए पहले, ठीक है, उसमें आपने आलू भी लाया, फिर पोटैटोस लाए उसके अंदर, फिर उसके अंदर मसाले पड़े, तो ये सब मिला के 70 रुपये, ये भी तो कॉस्ट बन रही है, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। ये, अरे ये मेरा रिवेन्यू, देखो अब एक्सपेंडिचर ये हो गया, और जो 30 रुपये बचा ये मेरे पास रिवेन्यू निकल के आया। अरे मेरा रिवेन्यू तो 30 ही रुपये बना, 70 रुपये तो मैंने खर्च किए थे। अब भाई कोई इसी की जगह ऐसे मान लो कि कोई 500 रुपये का रिवेन्यू बनाना चाह रहा है, ठीक है, वो 500 रुपये थोड़ा ना कमाया, 400 तो उसकी लागत भी आ गई, लागत जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये होगी मेरी कमाई 100 रुपये की। 100 रुपये जो होगा वो मेरे घर में आएगा, ना कि 500 रुपये मेरे घर पे आएगा। क्योंकि लागत वही चीजें आती हैं तब आएगी लागत, जब वहां पे आप मटेरियल को क्या करोगे, बनाओगे। होपफुली आप समझ गए होगे ये बात। ओके। देखो जैसे अब वहां पे ये चीजें थी, पहले आपको ये बताता हूँ। जैसे यहाँ से देख लो, रिवेन्यू, रिवेन्यू एक होता है रिवेन्यू बजट, एक होता है रिवेन्यू रिवेन्यू बजट, और एक होता है कैपिटल बजट। देखो रिवेन्यू बजट विद इन 1 ईयर के बीच में हम लोग देखते हैं कि हमें कितने का रिवेन्यू हुआ और कितने का हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे कितने के हुए। अब यहीं से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स निकल के आएंगी कि आपको प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये सब बताते हैं अभी। देखो पहले हम बात करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट की। रिवेन्यू रिसिप्ट जो कि जाके आपकी कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा, ना ही कोई लायबिलिटी बनाता है। जैसे आपके इनकम टैक्सेस हो गए, तो ये सब गवर्नमेंट के क्या है, रिवेन्यूज है। और हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स जीएसटी हो गया, आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ के लिए याद रख लो, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस है जो कि डायरेक्टली आपके इनकम को इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ से गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। बट इन केस देखो, आपके नॉन टैक्स रिवेन्यू, जैसे आपके फीस हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, फाइन्स हो गए। फाइन्स कैसे, जैसे आप कार चला रहे हो, देखिए आपका चालान हुआ, चालान से 500 रुपये आपसे कमाए गए सरकार के द्वारा, तो ये एक तरीके से उनका क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट ही में आएगा वो चीज़। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, भाई आपको पेंशन दे दी सरकार ने, सैलरीज दे दी, सैलरीज देंगे तो उनका पैसा कम हो रहा है, पेंशन दे रहे उनका पैसा कम हो रहा है, सब्सिडीज दे दिए, 100 रुपये के समान था, 50 की सब्सिडीज मिली, 150 का टोटल बना, 50 रुपये जो गवर्नमेंट के हिसाब से गया एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो ये सब उनका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू क्या है। रिवेन्यू वो सब चीजें होती हैं जो कि देखो, जो विद इन, अब मान के चलो विद इन 1 ईयर, 1 ईयर में जितना आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अभी अभी हम ये देखेंगे। अभी आप बोलोगे कि अच्छा रिवेन्यू ज्यादा आ जाए, मतलब रिसिप्ट ज्यादा आ जाए आपकी, और एक्सपेंडिचर कम आ जाए तो क्या होगा। अरे तो भाई उस केस में सरप्लस हो रहा है, सबको पता है। अरे मतलब मान के चलो, ये देखो, यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा ना, ये देखो, जैसे वहाँ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो रिसिप्ट की बात कर रहे थे ना, कि जैसे आपका रिसिप्ट ज्यादा आ गया किससे, एक्सपेंडिचर से, मतलब आपका क्या, कमाई ज़्यादा हुई आपके खर्चे से। भाई प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को मैं सरप्लस बोल दे रहा हूँ, सरप्लस का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। बट अगर ऐसे भी तो केस हो सकता है कि आपका रिसिप्ट हो जो आपका एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ जाए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ जाएगा, डेफिसिट होगा, वो भी आगे देखा जाएगा अभी, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो और सिंपल जो ये कैपिटल बजट्स होते हैं ना, कैपिटल बजट अभी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लेकर चलती है, हमेशा याद रखना, ये सब लॉन्ग टर्म्स है। क्या हो गया, लॉन्ग टर्म्स हो गए। जैसे कि ये यहाँ पे आगे आपकी रिसिप्ट्स कहाँ से होंगी, आपकी जो बोरिंग्स, लोन की बोरिंग्स होती हैं, वहाँ से पैसा आता है, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आप पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट की सेक्टर्स हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर उसे प्राइवेट को बेचती है, वहाँ से उनको पैसा जनरेट होगा, ठीक है, लोन्स के रिकवरी हो गई। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, भाई रोड बिल्डिंग या आगे चल के आपको हेल्प देंगी, बट इनिशियली तो उन पे पैसा खर्च हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ बढ़िया से समझाता हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा होगा। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स कौन सी होती है बजट में, पहले और एक होता है एक्सपेंडिचर। ओके। टैक्सेस आते हैं दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो मैंने आपको बता दी। डायरेक्ट जो आपकी डायरेक्टली आपके पर्सनल इनकम को इफेक्ट करे। जैसे अभी मेरे पास 100 रुपये हैं, अगर इसको ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है तो इन डायरेक्ट टैक्सेस है। बट अगर ये मैं 100 रुपये लेकर मैं पिज़्ज़ा खाने गई, कैफे में चला गया, मैकडी चला गया, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मेरे को 20 रुपये एक्स्ट्रा जीएसटी देनी पड़ रही है, वो मेरे मेरे जेब से जरूर जा रही है, बट मैं वो इनडायरेक्टली किसको पे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, तो वहाँ से उनको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। बट इन केस अब क्या हो रहा है, ठीक है, कि अब वहाँ पे वो चीज़ें तो हो गई, बट इन केस अब गवर्नमेंट को क्या हो, अब वहाँ से पैसा भी कमाना है, तो कैपिटल की बात कर रहा है। कैपिटल में जैसे आपका बोरोइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स हो गई, ठीक है, तो यहाँ से उनको कैपिटल जनरेट हो रहा है। और ये सब उन्हें क्या पड़ा, करना पड़ा, पे भी करना पड़ा। और एक्सपेंडिचर में आप समझ गए, एक रिवेन्यू में एक्सपेंडिचर आएगा, ये कैपिटल में आएगा। सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, स्टेट को ग्रांट कर रही है, तब यहाँ पे आपका रिवेन्यू आएगा।
कैपिटल में क्या हो गया, कैपिटल में जहाँ से वो लोन, जहाँ पे उन्हें लोन गंवाना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल आ गया, वहाँ पे पैसा जाएगा, हॉस्पिटल। देखो अगर पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट है, बट इन केस पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। बस इतनी बात याद रखो, और यहीं से आपका अगला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही चीज़ यहाँ लिखी। टाइप्स ऑफ बजट कैसे हो गए, 3 टाइप के। अब रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आँख बंद कर लो एक बार, ठीक है? आँख बंद करके ये देखो मैंने क्या चीज़ें मैंने बताई। देखो अगर आप जैसे अब पहले इंडिविजुअल के तौर पे मैंने आपको फुल्की वाले का एग्ज़ाम्पल दिया। वो ₹100 कमा के आया, तो ₹100 उसकी लागत नहीं होगी, बट लागत उसकी कितनी होगी? जो ₹70 देने के बाद जो उसका वो अलग से खर्चा आया था, उसको देने के बाद जो ₹30 बचे वो उसकी क्या होगी? प्रॉफ़िट होगी। देखिए, तो अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनते हैं। जैसे बैलेंस पेमेंट आया आपका, तो आपका जो इनकम होगा इक्वल होगा आपका एक्सपेंडिचर के। अगर देखो ये ऐसे बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। बिजनेस करने का क्या मतलब? बिजनेस मतलब प्रॉफिट। बट अगर सरकार की ओर से देखा तो ये भी अच्छा होता है। बैलेंस मतलब जो आपका दोनों हो जाए। अच्छा यहाँ मत देखना, जैसे अगर मैं ये छुपा दूं, मैं बोलूं सरप्लस आपको कब होगा? आप खुद सोच के बताओ, सरप्लस आपको कब होगा? सरप्लस तभी आपको होगा जब आपकी रिसिप्ट ज्यादा हो जाएंगी एक्सपेंडिचर से। देखो यही चीज मैंने लिखी थी वहां पे, एक्सपेंडिचर से बड़ी होगी तो मेरा सरप्लस हो गया। बट अब क्या हुआ, जो ऐसे में फुल्की वाले ने 100 की कमाई की, बट उसकी लागत ही 120 की आई थी। भाई कमाया ही नहीं कुछ और, बल्कि 20 रुपये और गवा दिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट बोलेंगे। ओके क्लियर है? देखो और इंडिया मोस्टली हैज डेफिसिट बजट, मतलब हमारे पास ज्यादातर डेफिसिट बजट होता है। वही चीज़ है यहाँ पे। देखो रिवेन्यू, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेफिसिट भी आते हैं। अभी हम देखो, मैं सरप्लस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। देखो तो पहला कौन सा आता है? रिवेन्यू डेफिसिट। और इसकी आप चिंता मत करो, इन सब टॉपिक जितना भी मैं करा रहा हूँ ना, इन सब पे एक एक न्यूमेरिकल पक्का आपको करा के रहूँगा, ठीक है? बस पहले इकोनॉमिक्स वाला कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसके बाद जो टॉपिक्स बच जाएंगे उस पर हम लोग ये कंप्लीट आउट करेंगे। देखो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू जब, अब देखो रिवेन्यू, देखो डेफिसिट आपका कब आएगा? डेफिसिट आपका तभी आएगा जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर से आप जब रिसिप्ट माइनस कर रहे हो, ठीक है? जो आपका रिवेन्यू, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे आप माइनस करोगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जो आपका यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आया माइनस में टोटल रिसिप्ट्स, और एक्सक्लूडिंग क्या? बोरोइंग्स। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट वो होता है जैसे फिजिकल जो डेफिसिट आपके यहाँ से निकल के आया, और यहाँ पे आप लोग माइनस करोगे इंटरेस्ट पेमेंट को। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है? जो कि टाइप ऑफ पेमेंट पे करती है किसको? फार्मर्स को। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अब हमेशा ये चीज याद आपने रखी ना, कि डेफिसिट मतलब क्या होता है? डेफिसिट मतलब ये होता है कि किसी चीज की कमी हो रही है आपके पास। तो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट घटा दिए, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसिप्ट घटा दिए, फिजिकल में से ये कर दिए माइनस, ठीक है? इन सब पे न्यूमेरिकल हो जाएगा, बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है टैक्सेस की। टैक्सेस जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मैंने बताया कि आपके दो दो टैक्सेस होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जो सेम पर्सन में लगता है, जो कि वो खुद ही सब कुछ पे करता है, कि इसको गवर्नमेंट को पे करेगा। जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। इनकम जैसे आपकी इनकम 10,000 की थी, 1,000 रुपये का आपका इनकम टैक्स आ गया, तो आपने ये पर्सनली किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया, तो आपको ये होगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जो आपको दिखेगा नहीं, मतलब दिख तो ये भी इनकम टैक्स भी तो रहा ही है, बट देखो जीएसटी के तौर पे आपको दिखेगा वो, बट वो इनडायरेक्टली आपसे वसूल किया जाएगा, जो कि आपसे कंपनी से लेती है। जैसे आप मैकडी में बर्गर खाने गए तो 20 रुपये का जीएसटी जो वो अलग से चार्ज कर रहे हो, भाई वो अपने हिस्से का नहीं चार्ज करते, वो लोग करते हैं गवर्नमेंट के हिस्से का, क्योंकि 20 रुपये किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। देखो जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम्स ड्यूटी हो गई। कस्टम ड्यूटी कैसे? देखो मान लो जो अभी जो महाशय जी ट्रम्प ट्रम्प जी जो टैरिफ्स लगा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करे हम पे। जैसे अगर कोई बाहर से शिप आ रही है और इंडिया में आने के लिए, ऐसे तो वो बहुत पुरानी कहानी हो जाएगी, पहले हम बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, ठीक है? तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई ज़्यादा वो नहीं करते थे, वो जैसे एक्सपोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही इम्पोर्ट कम करते थे। 50% का है, ठीक है? ये आपका कस्टम ड्यूटी इस लगा रखी है कि अगर सिर्फ अगर 10,000 का लेकर आएगी सामान, तो 50% मतलब उसे और 5,000 और पे करना पड़ेगा, 15,000 टोटल। और ये 5,000 किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली आया तो ये क्या बोलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? देखो अब वही चीज़ें यहाँ पे, ये इसको आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं आपके इनकम पे रखते हैं,
ठीक है, प्रोफेशनल हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, टाइप ऑफ, इसमें भी अभी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे, जैसे आपका प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया, ठीक है, आपका प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया, आपका रिग्रेसिव टैक्स हो गया। जब आपकी हायर इनकम रहेगी तो हायर टैक्स लगेगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एवरी, जो आपको प्रोसेस टैक्स ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता जो आपके उसके रहते हैं। वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दें, टोटल 30, देखो ये यूपी पुलिस का पेपर में आया था ये। ठीक है, टोटल कितने मेंबर होंगे, 33 मेंबर्स होंगे। स्टेट के अगर 1/3, मतलब देखो 3 टोटल है, तो 2 किसके रहेंगे, अपने अपने स्टेट के रहेंगे, एक अपना सेंटर का रहेगा। ठीक है, देखो अब CGST, SGST और IGST क्या है, मोटा मोटा देखो, मैंने अगर देखोगे ना, मेरे चैनल पे जाना और जीएसटी लिखना, जीएसटी वाला, ठीक है, आपको इन सब की वीडियो मिल जाएगी। मैं टाइप ऑफ जीएसटी वहाँ पे अच्छे से पढ़ा रखा हूँ। पर मोटा मोटा सुन लो, कि जैसे अगर आपका कोई सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो कहाँ पे, उसको एमपी में जाना, मान लो, या तो यूपी ले लो, यूपी ले लेते हैं। ठीक है, अगर उसे यूपी में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे पहले तो गए, सरकार को टैक्स देना है, SGST लगेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर अंदर जाएगा तो उसको और जीएसटी, देखो पहले उसको सेंटर पे देना पड़ेगा, सेंटर पे उसने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया, फिर स्टेट को देना है, फिर स्टेट के अंदर जो भी और इंटरनल स्टेट, जैसे मतलब एमपी के अंदर कोई भी, जोधपुर हो गया, तो वहां पे जाकर जो ये टैक्स देगा उसको हमें IGST बोलेंगे। तो सेंट्रल लेवल पे लग रहा है तो CGST, स्टेट लेवल पे लग रहा है SGST, फिर IGST। और जीएसटी के नंबर कितने होते हैं, 15 डिजिट का नंबर होता है। और वही बाकी वही चीजें, सरचार्ज जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे की जाती हैं। ओके, फिर अब बात आती है कि मनी की। देखो मनी क्या है, देखो मनी बेसिकली इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ मनी क्या है। एक पहले, देखो मनी से पहले बार्टर सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले हमारा बार्टर सिस्टम ही चलता था, और आज भी क्या पता कहीं कहीं चलता हो। बार्टर सिस्टम में क्या रहता है ना, कि अगर आप मुझे 10 kg राय, देखो मेरे पास 10 kg राइस है, ठीक है, और आपके पास एक काव है, तो बोल देते कि मैं आपको 10 kg राइस दे देता हूँ, और उसके बदले में, जैसे 10 की जगह 100, मान लो 100 kg राइस दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे क्या दे दो, अपनी काव दे दो। तो यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब प्लास्टिक मनी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब तो ये मनी आगे की, उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यूज, स्टोर ऑफ वैल्यूज, स्टैंडर्ड। अब स्टोर ऑफ वैल्यूज पहले थी ही नहीं, इसका डीमेरिट हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब यही कि उसमें पैसों का लेन देन नहीं है, गुड्स का लेन देन है, कि ये इतना गुड्स आप मुझे दो, इतना गुड्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो वहाँ पे दो सिनेरियोस बनेंगे, कि इतना गुड्स आपको देना है, इतना गुड्स मुझे देना है। तो यहाँ पे कौन कितने सिनेरियोस बनेंगे, दो। ठीक है, बार्टर सिस्टम हो गया खत्म। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बाकी इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा, जिससे इकोनॉमिक्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अपना क्या प्लान है कि अपना वो करेंगे, इसके बाद कंप्लीट करने के बाद इसके पूरे क्वेश्चंस लगा लिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाय बाय।